Hello, good morning dear students. Welcome in my physics class. Today we are going to study about a new chapter which name is the laws of motion. This is the other part of the mechanics. First part of the mechanics is the kinematic, and this topic is related to dynamics. In previous chapters, the motion in a plane, motion in a plane. You study about this chapter, what is the motion in plane and example of motion in a plane. Two example of motion in plane, first is the projectile motion and other is the circular motion. And other chapter which name is the physical world. You study about the physical world, physical world. Second is the unit and measurement, unit and measurement. And third is the motion in straight line, motion in straight line, and fourth chapter is the motion in a plane, motion in a plane. But today we are going to study a new chapter which name is the laws of motion. आज जो हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट होने चल रहा है वह है मोशन, लॉज ऑफ मोशन. हमने पीछे आपको बताया था कि जो मैकेनिक्स पढ़ रहे थे आप, मैकेनिक्स में आपने काइनेमेटिक के बारे में स्टडी किया. काइनेमेटिक में आपने देखा कि बॉडी मोशन में है, उसका इफ़ेक्ट देखा आपने. जो बॉडी थी उस बॉडी का क्या क्या इफ़ेक्ट था इसके बारे में स्टडी आपने काइनेमेटिक में पढ़ा. लेकिन किस रीज़न से इफ़ेक्ट उस पर है, काज क्या है उसका, उस बॉडी के मोशन में है तो क्यों मोशन में है, उसके बारे में आपने वहाँ काज के बारे में स्टडी नहीं किया. वह इस चैप्टर में करेंगे, इसलिए इसका नाम है डायनामिक्स. आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वह मैकेनिक्स का एक पार्ट है डायनामिक्स. और डायनामिक्स का फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ने चल रहे हैं लॉज ऑफ मोशन. लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन, इसका जो स्टडी करते हैं हम लोग लगभग 1642 से लेके 1727 के बीच का टाइम रहा, या इसे न्यूटोनियन फिजिक्स भी कहा जाता है. मीन्स इस समय न्यूटन जी ने इसके बारे में सब लॉ दिया. मीन्स इसे कहा जाएगा, चैप्टर का पूरा नाम होगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. हम पढ़ने चल रहे हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स. न्यूटोनियन मैकेनिक्स में सबसे पहले आप स्टडी करोगे व्हाट इज़ द फोर्स. फोर्स क्या है, सबसे फर्स्ट टाइम आपने फोर्स के बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया. व्हाट इज फोर्स. फोर्स होता है कि जब किसी बॉडी को आप पुश कर दो या पुल कर लो. बॉडी को पुश करना या पुल करना, पुश या पुल करने की ट्राई करना भी फोर्स है. व्हेन अ बॉडी पुश और पुल इज कॉल्ड दी फोर्स. जब किसी बॉडी को आप पुश करते हो या पुल करते हो या पुश या पुल करने का ट्राई करते हो तो वह फोर्स होता है. इस पूरे चैप्टर्स में हम पूरे में फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे. पूरा चैप्टर्स फोर्स बताएगा. मेनी टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में स्टडी करेंगे. इसमें कौन कौन सी फोर्स होती है, कैसे कैसे स्टडी करना है, इस चैप्टर्स में हमें पढ़ना है. फोर्स क्या है कि किसी बॉडी पे सपोज करो एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक को आपने पुश किया
तो यह ब्लॉक आगे की तरफ मूव हो गया V1। अगर हो सकता है कि इस ब्लॉक को आपने पुल किया हो तब भी ब्लॉक मूव करके आपकी तरफ आएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस पे आपने फोर्स अप्लाई किया है। मीन्स बॉडी को पुश कर देना या पुल कर लेना, पुश या पुल करने का ट्राई करना ही फोर्स होता है। फोर्स को दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, एंड अदर इज द नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स एग्जांपल इज द मीन्स जैसे इस चाक को मैंने ऊपर की तरफ थ्रो किया और यह चाक नीचे की तरफ आ रहा था, बिना कांटेक्ट के इस चाक पर कोई फोर्स अप्लाई हुआ, वह फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स था, ग्रेविटी से लगा हुआ फोर्स था। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बिना टच किए अगर बॉडी को अप्लाई होता है तो नॉन कांटेक्ट। इसका एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द नॉन कांटेक्ट फोर्स। यह पूरा का पूरा एक चैप्टर आपको पढ़ना है फर्स्ट पार्ट की फिजिक्स में। यह पूरा एक अलग पूरा चैप्टर बना है ग्रेविटेशन पे, पूरा डिस्कस है, बहुत डेप्थ में पढ़ना है ग्रेविटेशन में। ग्रेविटेशन के बारे में हमें लास्ट चैप्टर फर्स्ट पार्ट का फिजिक्स का पढ़ना होगा, पूरा फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे। नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है। सेकेंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, एंड अदर इज द मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, यह फोर्सेस जो है नॉन कांटेक्ट फोर्स है जिसे बिना टच किए हम बॉडी पे अप्लाई कर देंगे, लगेगा। बॉडी को टच नहीं करना है और बॉडी पे फोर्स अप्लाई हो जाएगा, वह फोर्स होगा नॉन कांटेक्ट फोर्स, जिसमें 11th में आपको सिर्फ यह पढ़ लेना है ग्रेविटेशनल। सिर्फ आपको 11th में, इन 11th क्लास यू स्टडी अबाउट ओनली द ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड 12th क्लास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। यह 12th क्लास में आप दोनों पढ़ेंगे कि क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एंड अदर इज द मैग्नेटिक फोर्स। एंड व्हाट इज द कांटेक्ट फोर्स? कांटेक्ट फोर्स मीन्स नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। सेकेंड फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। आपको पता है नॉर्मल रिएक्शन होता है, फ्रिक्शनल होता है, टेंशन होता है, बॉडी पे टेंशन फोर्स अप्लाई होता है। स्प्रिंग का भी फोर्स इसमें आप पढ़ लेंगे, स्प्रिंग फोर्स। यह सब कांटेक्ट फोर्स है और इन सब के बारे में यह तो एक अलग चैप्टर है। फ्रिक्शनल फोर्स हम पढ़ाएंगे आपको कुछ समय बाद, इस चैप्टर के बाद मिलेगा। एंड टेंशनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन एंड स्प्रिंग फोर्स के बारे में डिस्कस हम इस चैप्टर में करेंगे। तो यह फोर्सेस के टाइप मैंने बताए, फोर्स दो टाइप का मैंने बताया। फर्स्ट इज द कांटेक्ट फोर्स एंड अदर इज द नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, एंड कांटेक्ट फोर्स इज द नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स, टेंशनल फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स। दिस इज द कांटेक्ट फोर्स। अब हमारा जो स्टडी चलेगा वह सिर्फ और सिर्फ कांटेक्ट फोर्स पे चलेगा। माने किसी बॉडी को, जैसे अब ये नॉर्मल रिएक्शन क्या है? नॉर्मल रिएक्शन सपोज करता हूँ यह एक सरफेस है और इस सरफेस पे आपने एक ऑब्जेक्ट रख दिया और इस ऑब्जेक्ट का मास है यम, तो इस ऑब्जेक्ट का वेट नीचे की तरफ वर्क कर रहा है mg, और रिएक्शन हमेशा सरफेस जो कांटेक्ट सरफेस है उसके अपोजिट डायरेक्शन में यह रिएक्शन लगता है, इसे नॉर्मल रिएक्शन ये कहते हैं। यह नॉर्मल रिएक्शन है। जो इस फोर्स पे अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है वह नॉर्मल रिएक्शन।
जैसे यह बॉडी जब हमने इस सरफेस पे पुट किया, उस कंडीशन में इस बॉडी का वेट mg था, इस बॉडी को उस फोर्स से नीचे आना चाहिए, लेकिन क्या यह बॉडी नीचे गई? नहीं गई। इसका मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा है। वह फोर्स कौन सा है? नॉर्मल रिएक्शन है। नॉर्मल रिएक्शन समझ में आया? अब जैसे स्ट्रिंग वगैरह है, स्ट्रिंग से जो आप फोर्स लगाते हो, सपोज करो हमने यह एक स्ट्रिंग जो है स्ट्रेच कर दिया है और इससे एक ऑब्जेक्ट बांध दिया। यह ऑब्जेक्ट का मास अगर हम यम सपोज करें तो इसका फोर्स mg होगा जो डाउनवर्ड होगा, लेकिन यह बॉडी नीचे नहीं जाती। इसका मतलब हमेशा इस पर एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, जिसे आप टेंशनल फोर्स कहते हैं। टेंशन फोर्स कहते हैं। टेंशन फोर्स हमेशा ऑब्जेक्ट से, पॉइंट से अवे होता है। हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को, पूरी 11th की फिजिक्स में ऑब्जेक्ट को पॉइंट मानेंगे। पॉइंट सपोज करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पूरी फिजिक्स में 11th के मैं ऑब्जेक्ट को पॉइंट सपोज करके करूँगा। मैं अभी BD भी पढ़ाऊँगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम, तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट को मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट सपोज करता हूँ। ओके, तो यह आपका एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग से मैंने यम मास के एक ऑब्जेक्ट को हैंग किया है, तो इस पॉइंट मास से अवे एक फोर्स अप्लाई होता है, वह टेंशन फोर्स होता है। हमेशा पॉइंट से अवे होता है। यह जो टेंशन होता है, यह फोर्स हमेशा पॉइंट से अवे अप्लाई होता है। और एक स्ट्रिंग से, एक स्ट्रिंग है तो उसमें टेंशन सेम होता है। स्ट्रिंग बदल दी जाए तो टेंशन बदल जाएगा। जैसे हमने क्या किया कि इसी से फिर एक दूसरी स्ट्रिंग लगा दी, फिर दूसरी स्ट्रिंग लगा के एक दूसरा मास m2 हैंग कर दिया, m2g। इसका मतलब यहाँ पे एक अलग स्ट्रिंग है, यह अलग स्ट्रिंग है, इस पे टेंशन लगा। इस ऑब्जेक्ट से अपोजिट डायरेक्शन में फिर टेंशन लगेगा, लेकिन इसका टेंशन कहाँ पे है? यह स्ट्रिंग बदल चुकी है, स्ट्रिंग बदल चुकी, यह टेंशन T था, स्ट्रिंग चेंज, टेंशन चेंज, यह T1 टेंशन, यह T1 टेंशन। तो इस ऑब्जेक्ट का टेंशन अवे टू पॉइंट से अवे होगा, वह भी T1 ही होगा, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है। सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, डिफरेंट स्ट्रिंग डिफरेंट टेंशन। मीन्स अगर स्ट्रिंग चेंज होती है तो टेंशन भी चेंज हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल्स में बहुत केयर करिएगा। मैंने कहा कि जो टेंशन होता है, एक स्ट्रिंग में एक टेंशन, स्ट्रिंग चेंज, टेंशन चेंज, ठीक। तो ये हमने बताया टेंशनल फोर्स है। हमने नॉर्मल रिएक्शन आपको बता दिया, टेंशन बता दिया, और स्प्रिंग का जो फोर्स होता है, जब आप स्प्रिंग को हैंग करते हो तो यह स्प्रिंग का फोर्स होता है। इसमें फोर्स ऑफ स्प्रिंग कहा जाता है। जब किसी बॉडी को आप हैंग करते हो स्प्रिंग से तो यह स्प्रिंग फोर्स होता है। तो आपको टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन समझ में आया। जैसे अगर मान लो हम इंक्लाइंड प्लेन ले लेते तो उस कंडीशन में मेरा नॉर्मल रिएक्शन क्या होता, कैसे होता? जैसे अगर हम एक इंक्लाइंड प्लेन लेते हैं, सपोज करो यह मेरा कोई ब्लॉक है, इस पे मैंने रख दिया है यह ब्लॉक, इस ब्लॉक का मास है m, तो इसका जो नॉर्मल रिएक्शन होगा ऐसे होगा, mg। हमेशा mg नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा और अवे होगा। यह नॉर्मल रिएक्शन इसका होता है, अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है। n से रिप्रेजेंट करते हैं, n से। नॉर्मल रिएक्शन को हम n से रिप्रेजेंट किया मैंने, समझ में आ गया? तो यह मैंने फोर्स की टाइप बताई आपको कि कांटेक्ट फोर्स एंड अदर इज द नॉन कांटेक्ट फोर्स। एंड कांटेक्ट फोर्स में आता है नॉर्मल रिएक्शन, स्प्रिंग फोर्स, एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। इतने फोर्स का आप स्टडी करते हो इसमें। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि व्हाट इज द इनर्शिया। एक वर्ड आता है इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया जो होता है किसी बॉडी की, इनर्शिया क्या है? अगर बॉडी मोशन में है तो ऑलवेज मोशन में रहेगी। व्हेन अ बॉडी इन मोशन, इट्स ऑलवेज मोशन, दिस इज कॉल्ड द इनर्शिया। एंड व्हेन द बॉडी इज रेस्ट, रिमेन रेस्ट, इट इज इनर्शिया। माने बॉडी के पहले सिचुएशन जो है वह बनाए रखने की जो प्रॉपर्टी है वही इनर्शिया है। माने बॉडी अगर मोशन में है
तो वो मोशन में ही रहेगी, इसे कहेंगे मोशन इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ मोशन। माने बॉडी मोशन में मीन्स मेरे कहने का मतलब है कि यदि बॉडी की पहली जो सिचुएशन है उसी को बनाए रखे, वो कंटिन्यूअस उसी सिचुएशन को फॉलो करे, तो वो इनर्शिया होता है। इनर्शिया समझ में आया कि बॉडी अपने पहली सिचुएशन को कायम रखती है, वह इनर्शिया होता है। यदि बॉडी मोशन में है सो इट्स ऑलवेज मोशन, इट इज़ द इनर्शिया ऑफ मोशन। माने बॉडी के अपने सिचुएशन को बनाए रखने की जो प्रॉपर्टी वह इनर्शिया है। इनर्शिया में फर्स्ट होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। फर्स्ट है इनर्शिया ऑफ मोशन। फर्स्ट इज द इनर्शिया ऑफ मोशन, मीन्स यदि बॉडी मोशन में है इट्स ऑलवेज मोशन, व्हेन द बॉडी इन मोशन इट्स रिमेन मोशन, दिस इज कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ मोशन। व्हेन द बॉडी इन रेस्ट इट्स रिमेन रेस्ट इज कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एंड थर्ड इज द इनर्शिया, डायरेक्शन इनर्शिया, direction inertia. First is the inertia of motion, other is the inertia of rest, and third is the direction inertia. When the body in motion it's remain motion, it is called the inertia of motion. When the body is rest it's remain rest, it is called the inertia of rest, and it is the direction inertia. मीन्स जिस डायरेक्शन में बॉडी जाएगी उसी डायरेक्शन में रेगुलर बॉडी क्या होगी, चलती रहेगी, इसे कहेंगे डायरेक्शन इनर्शिया। तो न्यूटन्स लॉ क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या है, आइए सर इसको देखते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, NLM, NLM शॉर्ट में इसको लिखते हैं NLM या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज द फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड द इनर्शिया लॉ, इनर्शिया लॉ, इनर्शिया लॉ। अगर हम किसी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो अप्लाई करें, यदि किसी बॉडी पे अप्लाई होने वाला नेट फोर्स जीरो है, इफ द नेट फोर्स अप्लाई ऑन ए बॉडी इज जीरो, देन इट्स एक्सीलरेशन, नेट एक्सीलरेशन विल बी जीरो, ए नेट इज इक्वल टू जीरो। जब बॉडी पे किसी बॉडी पे जो नेट फोर्स अप्लाई हो रहा है, जो टोटल फोर्स अप्लाई हो रहा है, मीन्स टोटल फोर्स मीन्स F1 प्लस F2 प्लस जितनी भी फोर्सेस अप्लाई हुई हैं बॉडी पे, अगर उन सब का सम जीरो होता है तो बॉडी में एक्सीलरेशन भी जीरो होगा, और बॉडी में एक्सीलरेशन जीरो होगा मीन्स वेलोसिटी में चेंजिंग नहीं होगी। मीन्स बॉडी यदि मोशन में है तो रेगुलर कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन में रहने वाली है बॉडी। यही फर्स्ट लॉ है। क्या है फर्स्ट लॉ? व्हेन अ बॉडी इन मोशन इट्स रिमेन मोशन, व्हेन द बॉडी इन रेस्ट इट्स रिमेन रेस्ट, इन दैट टाइम व्हेन डज नॉट अप्लाई द एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी। यदि कोई बॉडी मोशन में है तो बॉडी कैसे होगी? मोशन में। बॉडी रेस्ट में है तो वो बॉडी क्या होगी? रेस्ट में होगी। कब तक? ऐसा कब तक होगा? जब तक उस बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर दिया जाए। मीन्स यदि किसी बॉडी पे अप्लाई नेट फोर्स जीरो है, यदि बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है तो उसका ए नेट जीरो होने के नाते बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट होगा।
उस बॉडी की वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं आने वाली है। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है, वेलोसिटी चेंजिंग क्यों नहीं होगी? क्योंकि एक्सीलरेशन बनेगा ही नहीं। एक्सीलरेशन आपने दिखा दिया कि जीरो होगा, ए नेट जीरो होगा, और एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सीलरेशन। सो डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो मीन्स डज नॉट चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं है, वेलोसिटी में चेंजिंग नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। मीन्स कांस्टेंट वेलोसिटी से जो भी बॉडी है मूव कर रही है वह करती रहेगी। ये फर्स्ट लॉ था। फर्स्ट लॉ न्यूटन का समझ में आया। When the net force apply on a body is zero, its acceleration will be zero. Means body always motion in constant velocity. और या आप कह सकते हो when body in motion it's always motion, when the rest it's remain rest, in that time when does not apply the external force on the body. अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी, बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, जब तक उस बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर दिया जाता। जब तक बॉडी पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा, बॉडी अपने पहली कंडीशन को बनाए रखेगी। इसीलिए मैंने इसका नाम दिया इनर्शिया लॉ। फर्स्ट लॉ इज द इनर्शिया लॉ। समझ में आया सर? फर्स्ट लॉ को ही मैंने इनर्शिया लॉ कहा कि बॉडी जिस भी कंडीशन में है उस कंडीशन को, उस सिचुएशन को बनाए रखती है, तो इसका मतलब उस पर ए नेट जीरो है, जितना टोटल फोर्स अप्लाई हुआ है वह जीरो है, जिसके कारण एक्सीलरेशन जीरो हुआ। और मैंने दिखा दिया कि वेलोसिटी में उसके कोई चेंजिंग नहीं है। जैसे एग्जांपल में आप कार से जा रहे हो सपोज करो, और कार में सडनली आपने ब्रेक अप्लाई कर दिया, तो जो आपके पास बैठा हुआ फ्रेंड है आपका, वह क्या होता है, आगे की तरफ थोड़ा सा बेंट हो जाता है, गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब कार मूव कर रही थी, जब कार मोशन में थी, उस समय आपकी बॉडी भी कार के साथ साथ मोशन में है। सडनली कार पे ब्रेक अप्लाई करने के बाद कार रेस्ट में आती, तो जो आपकी बॉडी कार के टच में है वो तो रेस्ट में आ जाती, लेकिन ऊपर वाला पार्ट मोशन में ही रहता है और आप आके गिर जाते हो। हमने बताया कि यदि कार से आप जा रहे हो और सडनली उस कार पे ब्रेक अप्लाई कर दिया जाए तो आप आगे की तरफ गिर जाते हो, आगे की तरफ फॉरवर्ड आप गिरते हो। अच्छा, अगर मान लो आप बाइक पे बैठे हो, अचानक आपका फ्रेंड क्या किया कि एक्सीलेटर लेके गियर चेंज कर दिया और सडनली एक्सीलेटर को छोड़ दिया, क्लच को छोड़ा उसने, तो आप कहाँ गिरते हो? बैकवर्ड, पीछे की तरफ। ऐसा क्यों होता है? जिस समय आपकी बाइक रेस्ट में थी, आपकी बॉडी भी उसके साथ रेस्ट में थी, सडनली एक्सीलेटर लेने के बाद बॉडी मोशन में आई। बॉडी मोशन में आई तो जो टच में आपकी बॉडी थी वो तो मोशन में आ गई, बाकी का पार्ट जो था वह रेस्ट में रहना चाहता था, इसलिए आप पीछे गिरते हो। समझ में आया? यह फर्स्ट लॉ था, इनर्शिया फर्स्ट लॉ। ओके, यू नो दैट what is the Newton's first law? First law, when the body in motion it's always motion, when the rest it's remain rest, in that time when does not apply the external force on the body. And other topic is the what is the linear momentum. Linear momentum क्या होता है? लीनियर मोमेंटम क्या है? यह फर्स्ट लॉ आपने देखा कि यदि किसी बॉडी पे जो नेट फोर्स से जीरो है तो उसका एक्सीलरेशन आपने जीरो दिखा दिया, और एक्सीलरेशन जीरो है तो आपने कहा कि उस बॉडी की वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। यही फर्स्ट लॉ था। वेलोसिटी में चेंजिंग नहीं आएगी मतलब बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। व्हाट इज द लीनियर मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम, यह लीनियर मोमेंटम क्या? व्हाट इज द लीनियर मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय P. द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड द लीनियर मोमेंटम। द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वह होता है लीनियर मोमेंटम। द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड द लीनियर मोमेंटम। What is the unit of the linear momentum? kg. Velocity unit is the meter per second. Kilogram meter per second is the unit of the linear momentum. And dimensional formula m l t minus 1.
समझ में आया? मैंने कहा व्हाट इज लीनियर मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वह लीनियर मोमेंटम है। लीनियर मोमेंटम इज द वेक्टर क्वांटिटी, सो वेक्टर p इज इक्वल टू m वेक्टर v क्रॉस वेक्टर v, m वेक्टर v क्रॉस, ऐसा आप लिख सकते हो। जो लीनियर मोमेंटम होता है उसे आप लिखते हैं m, दिस इज द वेक्टर, मोमेंटम इज द वेक्टर क्वांटिटी, सो वी कैन राइट m वेक्टर v। यह लीनियर मोमेंटम है। सपोज टू ऑब्जेक्ट विच मास इज द m, मैं सपोज करता हूं दो ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, बोथ ऑब्जेक्ट मास भी m and its velocity be v1 and this mass velocity be object second velocity be v2, object A and object B. Then the linear momentum of the first object p1, suppose v1 is greater than v2, v1 is greater than v2। मैंने सपोज किया कि दो ऑब्जेक्ट है, दोनों मूव कर रहे हैं और इन दोनों की मास सेम है, दोनों बॉडी के मास सेम है, और इसका वेलोसिटी v1 मैंने सपोज किया, इसकी वेलोसिटी मैंने v2 सपोज किया। तो लीनियर मोमेंटम फर्स्ट ऑब्जेक्ट का क्या आएगा? m इंटू v1, इक्वेशन फर्स्ट, एंड मोमेंटम ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट p2 इज इक्वल टू m इंटू v2। डिवाइड बोथ इक्वेशन, p1 अपॉन p2 is equal to v1 upon v2, but we know that v1 is greater than v2, then p1 is greater than p2 because p is directly proportional v, p v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यदि v1 ज़्यादा है p2 से तो जो मोमेंटम p1 होगा वह जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। जिस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़्यादा उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। इस फार्मूले से मैंने दिखाया। मीन्स अगर हम इसके मोमेंटम और वेलोसिटी का ग्राफ ड्रा करें, ग्राफ मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी v एंड p, देन वी फाइंड अ स्ट्रेट लाइन, तो हमें क्या मिलता है? एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। अगर हम जो मोमेंटम और इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो जो ग्राफ मिलेगा वह एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। मोमेंटम और वेलोसिटी के बीच का जो ग्राफ है वह यह है। समझ में आया? सपोज करता हूँ इस बार दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं इनके मास को मैंने डिफरेंट कर दिया, m1 एंड दिस बॉडी मास भी m2 एंड m1 इज ग्रेटर देन m2। मैंने सपोज कर लिया कि m1 m2 से ज़्यादा है, एंड बोथ ऑब्जेक्ट वेलोसिटी भी सेम v। तो व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट? p1 इज इक्वल टू m1 v एंड p2 इज इक्वल टू m2 v। डिवाइड बोथ इक्वेशन, देन वी फाइंड p1 अपॉन p2 इज इक्वल टू m1 अपॉन m2। We know that the momentum is directly proportional to the mass. Momentum depend upon the mass. When the mass is greater, then momentum be greater. अगर मास ज़्यादा है तो मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब अगर हम मास और मोमेंटम के बीच का ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ मोमेंटम वर्सेस मास, देन वी फाइंड अ स्ट्रेट लाइन, तब भी मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलता है ग्राफ जो वेलोसिटी होता है, जो कांस्टेंट होता है। ओके, हमने यहाँ पे दिखाया मीन्स मोमेंटम p1 इज ग्रेटर देन p2। हियर मोमेंटम p1 इज ग्रेटर देन p2। व्हेन बोथ ऑब्जेक्ट मोमेंटम इज सेम, अगर दोनों ऑब्जेक्ट का मोमेंटम सेम है, इफ द मोमेंटम ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट, इन दोनों ऑब्जेक्ट का मोमेंटम सेम है, p1 इज इक्वल टू p2, देन वी फाइंड m1 v1 is equal to m2 v2, so m1 upon m2 is equal to v2 upon v1। क्या रिलेशन मास में और इसमें है?
दोनों का रिलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जो मास और वेलोसिटी का आप ग्राफ प्लॉट करते हो, जो मास और वेलोसिटी का ग्राफ प्लॉट होगा, जो मोमेंटम को रिप्रेजेंट करेगा, वह ग्राफ होगा आपका मास एंड वेलोसिटी। वह ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा, ओके, कुछ ग्राफ ऐसा मिलेगा जो होगा मोमेंटम p। तो हमने आपको बता दिया व्हाट इज मोमेंटम। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी एंड इट्स यूनिट इज द kg मीटर पर सेकेंड एंड डायमेंशनल फार्मूला इज द mlt-1। हमने आपको मोमेंटम बताया। मोमेंटम क्या है? लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी एंड इट्स यूनिट इज द kg मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन फार्मूला mlt-1। If two objects which velocity is v1 and v2 and mass of both object is m, then momentum p1 is equal to m1 v1 and p2 is equal to m2 v2. Suppose v1 is greater than v2, then we divide the both equation p1 upon p2 is equal to v1 upon v2. We find the v1 is greater than v2, so p1 is greater than p2 and its graph is the straight line which represented the mass. Mass is constant. And when the mass is different and velocity is constant, then we find the p1 is greater than p2, then we find this velocity always constant, okay। तो आपको मैंने मोमेंटम बता दिया एंड फर्स्ट लॉ हो गया। जो दूसरा सेकंड वीडियो होगा, सेकंड वीडियो आपका सेकंड लॉ होगा, सेकंड लॉ ऑफ मोमेंटम, सेकंड लॉज ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होगा? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वही फोर्स होगा कि यदि किसी बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका मोमेंटम चेंज होने लगता है। जब तक हम उस पे बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे तब तक उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। इसी पे सेकेंड वीडियो आपका होगा, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ, और कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे जो दूसरे वाले वीडियो में आपको मिलेंगे। धन्यवाद।